आप इतने पीछे कैसे बैठ गए? आगे आ जाओ। इतना पीछे क्या मतलब मतलब ऐसा थोड़ी है। हाँ यार पेन ड्राइव वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ले आओ, फिर भी समझा देंगे डायग्राम में। ले आना, होल नंबर 2 की ले आना, ठीक है? थोड़ी देर में ले आना, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। कल हमने संभागीय व्यवस्था हमारी देखी थी, संभागीय व्यवस्था, ठीक है? संभागीय व्यवस्था वाला जो पार्ट आपका लगभग पूरा हो गया था। लास्ट हमने देख लिया था कि भाई लास्ट जो संभाग है आपके क्या बने थे, 3 नए संभाग आपने राम लुभाया समिति के द्वारा 7 सितंबर 2023 को आपने जोड़े थे, लेकिन बाद में ललित के पवार समिति है उसकी सिफारिश के बाद में वापस से आपने क्या कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे। और वर्तमान में आज भी आपके कितने संभाग हैं? 7 ही संभाग हैं, ठीक है? और उन्हीं के बारे में अगर बात करें तो कुछ संभाग अपने बचे हुए थे, ठीक है? शायद कितने हो गए थे अपना, जोधपुर हो गया था, जोधपुर के बाद में बीकानेर संभाग हो गया था, और कौन सा हो गया था, एक अजमेर संभाग हो गया था, ठीक है? उसके बाद में आप लिख लेना उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग। ज़्यादा नहीं है, जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में। अभी तक जो अपनी क्लास चल रही थी वो सारी की सारी डिस्क्रिप्टिव पार्ट में चल रही थी, ठीक है? बिल्कुल अपन समझते हुए चल रहे थे। और जैसा कि वैसे ही समझते हुए अगर अपन चलेंगे, क्योंकि अगर मरुस्थल मरुस्थल अगर अपन पढ़ने बैठेंगे, अभी आपका भौतिक प्रदेश आएगा, भौतिक प्रदेश में अगर मरुस्थल मरुस्थल पढ़ने बैठेंगे, अगर मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग पढ़ने बैठेंगे तो कम से कम 10 दिन चाहिए, ठीक है? और ऐसे में तो क्या है, फिर अपने भौतिक प्रदेश हैं, जैसे जैसे अपने इंडिया वाले जो भौतिक प्रदेश करवाते हैं उसी में मेरे को 2 महीने लग जाते हैं, 2 ढाई महीने। और ऐसे ही राजस्थान वाले में होता है, जब आप समझ कर चलते हैं, ठीक है? इतना लंबा करेंगे तो फिर पता लगा पेपर तक अपनी ज्योग्राफी ही पूरी हो रही है, ठीक है? तो थोड़ा सा आज भाई वहीं पे हम थोड़ा सा समझने पे जोर देंगे जहाँ पर आवश्यकता लगेगी, और जितना हमें लिखना है जो तथ्यात्मक जानकारी वो लिखते हुए हम चलेंगे, ठीक है? अब पेन ड्राइव लेना, वो संभाग बता देने बच्चों को। उदयपुर संभाग की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, आपको पता है दक्षिणी, दक्षिणी संभाग है, कहाँ पर है? दक्षिणी संभाग है। यहाँ पर अगर बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। वहीं पर आगे लिखेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। पहले हम बात कर रहे थे जाति की, अनुसूचित जाति अलग होती है, जनजाति अलग होती है। अनुसूचित जनजाति वाला संभाग है, ठीक है? वहीं पे लिखेंगे एकमात्र संभाग, या आप कह सकते हो सर्वाधिक, ऐसा कर लेना, सर्वाधिक टीएसपी, टीएसपी बाहुल्य क्षेत्र है। आप देखना टीएसपी की अलग से वैकेंसियां निकलती हैं, जो जनजाति यानी आदिवासी जो क्षेत्र होते हैं उनको आपको ट्राइब एरिया होते हैं उनको आपके यहाँ टीएसपी के रूप में आप जानते हैं, ठीक है? ये चीजें लिखेंगे। उसके बाद में ऐसा संभाग, ऐसा संभाग जो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है, साझा करता है। देखेंगे इसको डायग्राम में, क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा कौन सा संभाग है जो 2 बार सीमा साझा करता है, कौन सी? अंतर्राज्यीय सीमा। सीमाओं की हमने बात कर चुके हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक आपकी अंतर्राज्यीय सीमा। उसी में अंतर्राज्यीय सीमा में कल हमने देखा था कि अजमेर संभाग है, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है, वो साझा करता है केवल 16 किलोमीटर की। भीलवाड़ा है किसके साथ में करता है? आपका मध्य प्रदेश के साथ में, एमपी के साथ में करता है। कल के डायग्राम में हमने ये देखा था। आज इसका डायग्राम भी हम देख लेते हैं। और ये जो लाइन है, यहाँ पर आप डायग्राम देख के आपको बताना है कि इस लाइन में ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? बाकी सभी चीजें तो आप समझ जाएंगे, ठीक है? संभागों की बात की थी हमने, कहा उत्तरी संभाग कौन सा था आपका? बीकानेर। कौन सा था? बीकानेर। दक्षिणी संभाग कौन सा हो गया आपका? उदयपुर। कौन सा हो गया? उदयपुर। पूर्वी संभाग की अगर बात करें तो कौन सा था आपका? भरतपुर। कौन सा हो जाएगा? भरतपुर। और पश्चिमी संभाग की अगर बात करें तो कौन सा हो गया? जोधपुर। कौन सा हो गया? जोधपुर। और हमने कहा मध्यवर्ती संभाग की अगर बात करें तो कौन सा हो गया? अजमेर। कौन सा? अजमेर। उत्तर पूर्वी संभाग की अगर बात करें तो क्या था आपका? जयपुर। और दक्षिणी पूर्वी संभाग की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? कोटा। ये डायग्राम हमने कल देखा था, ठीक है? और उसी में हमने आज उदयपुर को देख लिया है, ठीक है? अभी वो पेन ड्राइव आ जाती है तो उसमें राजस्थान का मैप लगाकर आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि भाई कैसे। और ध्यान देना, यहाँ पर ये लाइन समझ आई नहीं आई? ऐसा संभाग जो 2 बार क्या कर रहा है? अंतर्राज्यीय सीमा साझा कर रहा है। समझ आया नहीं है? आ गया? कैसे, कोई बताएगा? गुजरात और एमपी, ये तो 2 राज्य हो गए। मैंने कह रहा 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा साझा कर रहे हैं। ऐसे तो अगर ऐसे तो पूछेंगे तो और भी संभाग है जो 2 राज्यों से सीमा साझा कर रहे हैं, ये अकेला थोड़ी है? चित्तौड़। हाँ, कहने का अर्थ है, अभी मैं बता दे रहा हूँ इसको। लिखने का काम हो गया सभी का? बचा है किसी का? एसटी अलग होती है, एससी अलग होती है, ध्यान रखना, ठीक है?
एसटी अनुसूचित जाति होती है, एससी अनुसूचित जनजाति होती है। एससी एसटी बोलते हैं, एससी में अनुसूचित जनजाति होगी, एसटी में अनुसूचित जनजाति होगी। हो गया। हमें किसको देखना है? उदयपुर संभाग को। ठीक है, सिर्फ उदयपुर संभाग ही निकाल रहे हैं। यहां पर ये देख रहे हैं आप, ये क्या आपका उदयपुर संभाग। ये क्या आपका उदयपुर संभाग, और ये इधर का जो पार्ट दिख रहा है ये उदयपुर संभाग है। और इधर के जो पार्ट की अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा ये डायग्राम यहीं पे बना दे रहा हूँ आपका। ठीक है, और इसी में भी अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर ये कौन सा आपका राजसमंद है? राजसमंद है। ये आपका सबसे बड़ा जो इसमें क्षेत्रफल के आधार पर जब आप देखेंगे तो आपका जिला कौन सा हो जाएगा? उदयपुर। यहाँ पर ये आपका चित्तौड़गढ़ है, और ये आपका रावतभाटा है, आप ये बता देंगे। और ये आपका क्या हो गया? सलूम्बर। ये आपका क्या हो गया? डूंगरपुर। और ये क्या हो गया आपका? बांसवाड़ा। और ये क्या हो गया आपका? प्रतापगढ़। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? उदयपुर संभाग हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, हमने कहा ये जो पार्ट है आपका, जो ऊपर का जो पार्ट है, आप कहेंगे सर ये आपका जो संभाग है यहाँ पर, ये संभाग कौन सा लग रहा है आपका? ये ऊपर वाला जो संभाग है ये कौन सा आपका? अजमेर संभाग है। ध्यान रखना कौन सा संभाग है जो कल हमने पढ़ा था, ये आपका संभाग कौन सा? अजमेर। ये क्या है? अजमेर संभाग है। ठीक है, और अजमेर संभाग का यहाँ पर एक, आपको याद है यहाँ पर एक सीमा लगा रहा है, ये कौन सा था आपका? क्या था? एक राज्य था यहाँ पर, सॉरी जिला था, किसका? भीलवाड़ा। याद आ रहा है? भीलवाड़ा। और नीचे यहाँ पर क्या है आपका? मध्य प्रदेश, एमपी है। यहाँ पर ये क्या है आपका? मध्य प्रदेश। और ये आपका चित्तौड़गढ़ का क्या है? रावतभाटा। रावतभाटा जो है चित्तौड़गढ़ का। अब एक बात बताना, यहाँ पर संभाग किसका लग गया? ये अजमेर संभाग। एमपी की जो सीमा यहाँ पर कौन लगा रहा है आपका? अजमेर संभाग। अगर इधर रावतभाटा की अगर बात करें तो रावतभाटा किसका भाग है? ये उदयपुर संभाग का। उदयपुर संभाग का भाग है, नहीं है? और इधर का ये सारा का सारा भाग भी किसका है आपका? उदयपुर संभाग का। ठीक है, बीच में जो संभाग थोड़ी सी सीमा लगी वो किसकी? अजमेर संभाग की। कहने का अर्थ है कि यहाँ से आप देखेंगे रावतभाटा से, तो आपके रावतभाटा में उदयपुर संभाग लग गया। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े तो यहाँ पर 16 किलोमीटर की जो एक सीमा लगती है किसकी? भीलवाड़ा की। और भीलवाड़ा जैसे आता है तो उदयपुर संभाग बीच में से हट जाता है, और कौन से संभाग की सीमा लगती है? मध्य प्रदेश से अजमेर संभाग की। और उसके बाद में थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो चित्तौड़गढ़ के बाद में वापस से क्या है? उदयपुर संभाग की सीमा लग जाती है। तो कहने का अर्थ है कि जो उदयपुर संभाग है ये कितनी बार, एक बार तो यहाँ पर सीमा साझा कर रहा है और एक बार यहाँ पर, तो आप कह सकते हो कि 2 बार जो सीमा साझा कर रहे हैं, 2 बार सीमा साझा करता है। आप समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं वहां पर? जो हमने ये पॉइंट लिखा था इधर आपका, तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट लिखा है समझ आ गया क्या कहना चाह रहे हैं? बाकी आपको पता है दक्षिणी संभाग है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला। ध्यान रखना लिंगानुपात का अर्थ समझ रहे हैं? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, कहने का अर्थ है कि 1000 पुरुष हैं, उन 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है वो क्या है? ठीक है, आप पहले क्या है कि 2001 में आपके डूंगरपुर वगैरह है, यहाँ पर क्या है कि 1000 से ऊपर आपको लिंगानुपात देखने को मिलता है। वर्तमान में राजस्थान में ऐसा कोई भी आपका जिला नहीं है जहाँ पर लिंगानुपात 1000 से ऊपर का हो। ठीक है, हाँ कुछ ग्रामीण लिंगानुपात है वो आपका पाली में जाकर कहीं आपको देखने को मिलता है, जो ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा 1003 के आसपास। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कोई भी ऐसा राजस्थान का जिला नहीं है जहाँ पर लिंगानुपात है 1000 से ऊपर है। लेकिन फिर भी सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर बात करते हैं तो कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कहाँ पर देखने को मिलता है आपका? ये डूंगरपुर में, यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात देखने को मिलता है। ठीक है, और ध्यान देना लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात आपको जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि महिलाओं को फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, आप कहेंगे कि भाई जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है, या फिर आप कहें कि भाई उच्च वर्ग में ज्यादा देखने को मिलती है, निम्न वर्ग में ज्यादा देखने को मिलती है? महिलाओं को जो फ्रीडम की अगर बात करते हैं, फ्रीडम स्वतंत्रता की, ठीक है, तो किस वर्ग में? उच्च वर्ग में ज्यादा है, निम्न वर्ग में? आपने कभी देखा कि उच्च वर्ग के लोग हैं किसी महिला को बाहर काम करने के लिए जाने देते हैं? देखा कभी? निम्न वर्ग में आप देखेंगे कि महिला भी पुरुष के साथ में काम कर रही है, महिला भी आप देखेंगे हर जगह हर क्षेत्र में काम कर रही है। ठीक है, और ध्यान रखना
जो जितना निम्न तबका है वहां पर महिलाओं को स्वतंत्रता ज्यादा है बजाय उच्च तबके के, ठीक है। और यही एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों में जो महिला है, जो बालिका है, उसके जो पैदा होने पर उसे अपशकुन नहीं माना जाता, ठीक है। वो उसी में, और दूसरी बात, फ्रीडम आपको ज्यादा है। आप दूसरे सामाजिक तौर तरीके अगर आप देखते हैं तो वहां पर सोशल इश्यूज में भी अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को स्वतंत्रता ज्यादा है। जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा में इधर जाओगे तो वहां पर लड़का लड़की खुद शादी कर लाते हैं और घर पे आते हैं कि मम्मी हाँ पूजा पाजा कर दो, आप करके चले जाओ। हम्म, तो मारे नहीं मारे, अब तो तौर तरीके वैसे भी बदल रहे हैं आजकल। तो आपके गांव घर में आप सब पता है कि फला का वो लिया है, फला का वो लिया है, ठीक है। और ये आपकी आखिरी पीढ़ी है, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपकी क्या हमारी भी आखिरी पीढ़ी है, जो हम इस दौर में रहेंगे कि भाई जो अरेंज मैरिज वाला दौर चलेगा। उसके बाद में आने वाली पीढ़ी में आपको ये समस्या नहीं देखने को मिलेगी। आपको पता है कि भाई आपको तो तैयार रखना कि पूजा की थाली कभी भी काम पड़ सकता है, कि भाई कब लड़का लेके आ जाए, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि आने वाले समय में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका लिंगानुपात है वो जनजातीय क्षेत्रों में आपको क्या है ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना। ये डायग्राम बनने की स्थिति में आपसे मेरे को लग नहीं रहा कि बनेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कर लेना है कि उदयपुर संभाग में शामिल जिले, शामिल जिले, ठीक है। और उसमें जिलों में आप लिखना राजसमंद, राजसमंद, ठीक है। 2 नंबर में आप लिखना उदयपुर, उदयपुर। 3 नंबर में आप लिखना 3 नंबर सलूम्बर। 4 नंबर में आप लिखना डूंगरपुर। 5 नंबर में आप लिखना बांसवाड़ा। 6 नंबर में आप लिखना प्रतापगढ़। और 7 नंबर में आप लिखना चित्तौड़गढ़। पहले आपके इसमें कितने जिले शामिल होते थे? पहले 6 जिले शामिल होते थे, ठीक है। कौन सा शामिल नहीं होता था? सलूम्बर। सलूम्बर क्या है, अभी नया बना है। किससे अलग किया है? उदयपुर से अलग किया है इन्होंने, ठीक है। उदयपुर में जैसे आप कहते हैं राजसमंद झील पहले पढ़ते थे, कहाँ पर है? उदयपुर में। अब आप कहेंगे कि राजसमंद झील कहाँ पर है? सलूम्बर में, ठीक है। वो आगे करेंगे जब हम पढ़ेंगे झीलों को, तो वहां पर। अच्छा, ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों पे ध्यान नहीं दिया आज। शैलू वेरी गुड मॉर्निंग। भागीरथ वेरी गुड मॉर्निंग। मिलन गुजर राम राम। मिलन गुजर नमस्ते, बिल्कुल। जितेंद्र राइट में 3 नंबर ऑप्शन से एक क्लिक में क्लिक फेल हो जाए, अच्छा। जिन विद्यार्थियों ने पिछले वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब जितने भी शुरू से जो क्लास ले रहे हैं उनको आज समझने का स्तर है, और जो आज पहली बार ले रहे हैं सेकंड क्लास किस किस की है? जो कल भी क्लास ली थी आप ठीक है। पीछे वाले देखिए आपने वीडियो? नहीं? अच्छा, आज ही आया क्या? तो एक बार पीछे वाले वीडियो जरूर देखेंगे आप, ठीक है। उनको देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी, और उसके बाद में ये आसान लगना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है। हो गया? चलें आगे। उसके बाद में आगे लिख लें कोटा संभाग। आगे लिखिए कोटा संभाग, ठीक है। उसमें लिखें दक्षिणी पूर्वी संभाग, ठीक है। उसमें लिखना सर्वाधिक नदियों वाला, नदियों वाला संभाग, ठीक है। उसमें लिखना सर्वाधिक आर्द्रता वाला, आर्द्रता वाला संभाग। उसी में आप लिखें सर्वाधिक वर्षा वाला, वर्षा वाला संभाग। उसी में लिखना सर्वाधिक जैव विविधता वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला संभाग, ठीक है, ठीक है। और उसी में आप लिखना पठारी भूभाग वाला, पठारी भूभाग वाला संभाग, पठारी भूभाग वाला संभाग है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी में लिखना मालवा के पठार, पठार का भाग। इसी में आप लिखना मालवा के पठार का भाग। आगे भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे वहां पर और ज्यादा विस्तार से हम देखेंगे, यहाँ पर बस आप इतना लिखिए, ठीक है। जिले कितने इसमें शामिल होंगे? कोई इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और इसी संभाग को हाड़ौती, यह आप ये भी लिख सकते हो,
हाड़ौती क्षेत्र का, हाड़ौती क्षेत्र का संभाग है। कहने का अर्थ है कि आपका दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये 4 जिले हैं। 4 जिलों को संयुक्त रूप से आप क्या कहते हैं? हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और इसी पठार को आप क्या कहते हो? हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। इसी में आप लिख लेते कितने जिले शामिल हैं इसमें, उसी में नोट डाल के लिख लेना। 4 जिले शामिल हैं। ठीक है, ये 4 जिले कौन से? कोटा, बूंदी, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है। ये 4 जिले आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। धर्मेंद्र सर प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड करवा दो। चलो मैं आज बोल दूंगा ऑफिस में। हरीश कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, राम किशन वेरी गुड मॉर्निंग, रवि कुमार सैनी वेरी गुड मॉर्निंग, हेमंत वेरी गुड मॉर्निंग, जितेंद्र प्रजापत गुड मॉर्निंग। जय विविधता मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी डाउट हो पूछ लिया करो। ठीक है, पूछोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं क्या है कि ऐसा लगता है खुद ही पढ़ रहा हूँ और खुद ही समझ रहा हूँ और खुद ही लिख रहा हूँ। जैव विविधता का अर्थ है जैव, जैव यानी जीव, विविधता का मतलब अलग अलग प्रकार के। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आपको मान लेते हैं कि 1 बीघा की जमीन है, मान लेते हैं 1 बीघा जमीन आपके पास ये है और 1 बीघा जमीन ये आपके पास में ये, या फिर आप कहें कि ये 1 बीघा नहीं है, आप कैसे आधी बीघा जमीन है, 1/2 बीघा जमीन है, ये तो जमीन है। अब इस 1 बीघा जमीन में आप कहोगे कि सर 100 पेड़ हैं, शीशम के हैं। ठीक है, और इसी में आप कहेंगे सर 100 पेड़ हैं, 100 पेड़ आपने जामुन के लगा दिए। ठीक है, इसमें आप कहेंगे सर 2 जीव रहते हैं, 2 अलग अलग प्रजाति के जीव रहते हैं। ठीक है, वहीं पर एक नीचे आधे बीघा जमीन है, आप कहेंगे इसमें टोटल वृक्षों की संख्या कितनी है? 200। कितनी है? 200। यहाँ पर आप कहेंगे सर 100 ही वृक्ष हैं टोटल इसमें, पर इसमें क्या है, इस वाले हिस्से में शीशम भी है, जामुन भी है, आम भी है, खेजड़ी भी है, ये भी कर दो। वहीं पर आप कहेंगे सर इसमें शेर भी है, भालू भी है। इधर मान लेते हैं कोई भी दो जीव है, लोमड़ी मान लो और भालू मान लो। इधर आप कहेंगे सर लोमड़ी भी है। ठीक है, और भी बहुत सारे जीव हैं आपके, लकड़बग्गा वगैरह और भी शामिल हैं। अब पूछा जाए कि भाई ऊपर वाले की जैव विविधता ज़्यादा है, नीचे वाले की ज़्यादा है? संख्या डिपेंड नहीं करती। देखो संख्या यहाँ पर 200 है पेड़, लेकिन यहाँ पर पेड़ कितने हैं? 100 ही। संख्या डिपेंड नहीं करती, प्रजाति डिपेंड करती है कि कितने अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं वो पाई जाती है। वही क्या है? जैव विविधता, मतलब जीवों के बीच में अलग अलग प्रकार कौन से, विविधता कितनी है, वही क्या कहलाती है? जैव विविधता। कभी इस पे मत चले जाना कि भाई वहां पर 500 पेड़ है, इस पे तो 100 ही पेड़ है, तो जैव विविधता तो उसकी ज्यादा होनी चाहिए। वहां पर हो सकता है कि आपने एक ही प्रकार के पेड़ लगा रखे हैं। तो जैव विविधता का मतलब है किसी क्षेत्र विशेष में कितने प्रकार की प्रजातियां हैं आप वृक्षों की है, कितने प्रकार की जो प्रजातियां आपके जीव जंतुओं की, कितने प्रकार की जो प्रजातियां आपकी पक्षियों की हैं, वो जितनी ज्यादा अलग अलग प्रकार की होंगी वही क्या कहलाती है? आपकी जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है, हो गया इतना सबका? चलें आगे। वहीं पर मैं एक इमेज में बता दे रहा हूँ आपको। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का, ये क्या है आपका? ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका? कोटा संभाग है। क्या है? कोटा। आप कहेंगे कोटा संभाग है, कोटा संभाग है। ठीक है, यहीं पर आपको पता है कि जो महत्वपूर्ण जो नदियां हैं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इसी में आपका एक तो बूंदी है, आप कहेंगे सर बूंदी है। एक आपका ये क्या है? कोटा जिला है। एक ये आपका बारां जिला है। ये आपका क्या है? झालावाड़ जिला है। ठीक है, ये 4 जिले इस संभाग में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में कौन सा बच गया अपना? एक भरतपुर संभाग। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। आगे लिखना भरतपुर संभाग। पूर्वी संभाग है, पूर्वी संभाग है। आप कहोगे सबसे नवीनतम संभाग है, सबसे नवीनतम संभाग है। ठीक है, उसी में लिखेंगे सर्वाधिक, सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला, सीमा साझा करने वाला संभाग है।
यानी सर्वाधिक राज्यों का मतलब यहाँ पर आप कहेंगे तीन राज्यों से सीमा साझा करता। और ये तीन राज्य कौन कौन से हैं? आप कहेंगे हरियाणा, हरियाणा के बाद में यूपी, उत्तर प्रदेश और एक आपका मध्य प्रदेश। हरियाणा से कौन सा कर रहा है आपका पता है? डीग का जो आपने देखा था, डीग जिला है, वो किसे कर रहा है? हरियाणा से। उत्तर प्रदेश से आप कहेंगे सर तीन जिले हैं, जो एक तो डीग है आपका, एक आपका कौन सा भरतपुर है, और एक कौन सा था आपका? धौलपुर। ये तीन जिले किससे सीमा साझा कर रहे हैं आपके? भरतपुर से। एमपी से कौन सा कर रहा है आपका इसका? धौलपुर। एमपी से जो यूपी का साथ में सीमा साझा करने वाला जो जिला है धौलपुर। तो कहने का अर्थ है कि सर्वाधिक तीन राज्यों से सीमा साझा करने वाला अगर कोई संभाग पूछा जाए तो कौन सा होगा आपका? भरतपुर संभाग होगा। ठीक है, वहीं इसमें कितने जिले शामिल होंगे? जिलों की अगर बात करें, शामिल जिले कितने हैं इसमें? पहले क्या होते थे आपके? पहले कितने शामिल होते थे आपका? ए बी सी डी। कौन शामिल होता था? ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी और आपका डी। ठीक है, ठीक है, नहीं इसमें ए अलवर नहीं आएगा, अलवर वाला पार्ट। एक तो कौन सा होता था आपका? भरतपुर का। एक आपका कौन सा? धौलपुर। ठीक है, एक आपका करौली, और एक आपका होता था सवाई माधोपुर। कौन होता था? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। ये चार जिले हैं, पहले किसमें शामिल होते थे? इसमें। अब क्या हो गया? डीग है, जो डी को आपने अलग किया है वो किसमें शामिल हो जाएगा? इसी भरतपुर संभाग में शामिल हो जाएगा। तो अभी एक और जो शामिल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? डीग। पहले आप उधर का लिख लो, ये मैं आगे लिखवा दूंगा ये लाइन। ये इधर वाला आप एक बार लिख लीजिए। जितेंद्र रोज ही लाइव होते हैं, बस आज बच्चों ने सभी ने गुड मॉर्निंग किया है? कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भरतपुर? इसका मेरे को ध्यान नहीं है क्षेत्र विशेष का कि भरतपुर कितने। सीमा की अगर बात करेंगे तो 877 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। ठीक है, अभी ऐसे तो एक एक जिले का अगर वर्ग किलोमीटर देखेंगे तो भाई 41 जिले हैं। इतने आंकड़े हैं, न तो पेपर में पूछे जाए, न मैं याद करता, न मेरे को याद होते। ठीक है, दिलीप सिंह वेरी गुड मॉर्निंग। हो गया इतना सबका? हाँ, जल्दी से ये पार्ट करते हैं। इसमें भी अब इसके बाद में जो जिलों का गठन है वो देखेंगे। फिर हम क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है राजस्थान का, कितना भारत का कितना प्रतिशत है, विश्व का कितना प्रतिशत है, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर हम भौतिक प्रदेश है उसमें प्रवेश करेंगे, जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला जो पार्ट होगा आपका भौतिक प्रदेश। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए। ठीक है, इंडिया वाले हिसाब से नहीं चलेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हर चीज़ एक समझने वाली होती है। ठीक है, जैसे मरुस्थल की भी अगर बात करेंगे तो मरुस्थल है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क और अर्ध शुष्क। अब इसके पीछे का रीजन है, ऐसा नहीं है कि मन मर्जी से इसको शुष्क हो गया, मन मर्जी से यहाँ पर मरुस्थल हो गया। ठीक है, आप देखेंगे जितने भी जैविक ईंधन है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, इस प्रकार का जो आपको इन जो खनिज प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे पश्चिमी रेगिस्तान में प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि मन मर्जी से वहां पे नीचे चले गए, उसके पीछे का भी कारण है। उसके पीछे का भी कारण है। वहीं पर देखेंगे जो आप नागौरी उच्च भूमि है, वहां पर ज्यादातर खारी झीलें पाई जाती हैं। ऐसा ही नहीं कि मन मर्जी से खारी हो गई, उसके पीछे का भी रीजन है खारी होने का। ठीक है, वहीं पे सब चीज़ों का एक लॉजिक है। सब चीज़ों का क्या है कि कोशिश करेंगे जहां पर हमें समझने की बात होगी वहां पर समझेंगे। अगर सब चीज़ों को एक एक शब्दों को समझ कर चलेंगे तो सिलेबस होने में समय लगेगा। तो आज थोड़ी सी स्पीड हमारी वैसे भी जल्दी रहेगी। ठीक है, हाँ इतना है कि पेपर में आपके क्वेश्चन सारे टकरा जाएंगे। इतने क्वेश्चन तो पक्का ही टकराएंगे जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, 100% की गारंटी ना तो मैं लेता, अगर कोई लेता है वो तो उससे बड़ा बेवकूफ़ भी कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि 100% है, आप किसी में नहीं श्योर हो सकती। किताब नहीं श्योर हो सकती, कोई भी किताब ले लो आप, 1000 पेज की किताब ले आओ, अगर वो भी कहता है कि 100% आएगा तो वो बेवकूफ़ है। ठीक है, तो ध्यान देना। अगर भरतपुर संभाग की अगर बात करते हैं तो ये आपको भरतपुर संभाग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपका हल्का सा जो बैंगनी कलर है, डार्क बैंगनी कलर है, वो दिखाई दे रहा है, ये क्या आपका भरतपुर संभाग है। ठीक है, इसी में हमने कहा कि पहले जो आपके थे ये डीग वाला जो क्षेत्र है आपका नया जुड़ गया। भरतपुर पहले भी शामिल था, धौलपुर पहले भी शामिल था, करौली आपका पहले भी शामिल था, और सवाई माधोपुर पहले भी शामिल था। अभी जो नया जुड़ गया वो क्या जुड़ गया है? डीग। तो वर्तमान में जिलों की अगर बात करें, जिलों की अगर बात करते हैं तो टोटल जिले कितने हो गए आपके? 5। ठीक है, और ये 5 जिले कौन से? आप कहेंगे डीग है, भरतपुर है,
धौलपुर है, उसके बाद में आपका सवाई माधोपुर है, करौली होगा। पहले करौली कर लीजिए, कर्म के हिसाब से कर लीजिए। करौली जिसे डांग की रानी कहते हो आप, और एक आपका सवाई माधोपुर। ठीक है, पहले आपको पता है कि गंगापुर सिटी है वो भी बना दी गई थी सवाई माधोपुर से हटाकर, जिसको बाद में आपने क्या कर दिया, वापस से समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये 5 जिले हैं वो आपको साथ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हो गया, कोई सा बच्चा है संभाग? कितने हो गए संभाग? कितने हो गए? 6 हो गए। कौन सा बच्चा? जयपुर। तो आगे हेडिंग डालिए जयपुर संभाग, हेडिंग डालिए जयपुर संभाग, जयपुर संभाग। पहला लिखें उत्तर पूर्वी संभाग है, संभाग है। ठीक है, उसी में लिखें सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग, वाला संभाग है। अब ध्यान देना, मैंने बीकानेर संभाग में भी अनुसूचित जाति लिखवाई थी, याद हो तो। मैंने कहा जो बीकानेर संभाग है आपका, वहां पर भी मैंने लिखाया था, लेकिन वहां पर ये जो प्रतिशत में था, ध्यान रखना, प्रतिशत में सर्वाधिक थी वो कहां पर थी, आपकी बीकानेर संभाग में। लेकिन संख्या की अगर बात करें, सर्वाधिक लोग हैं संख्या में, वो किस संभाग में है अनुसूचित जाति के, तो आप कहेंगे किसमें है, आपके जयपुर संभाग में। वहीं पर आप लिखेंगे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला, पुरुष साक्षरता वाला, साक्षरता वाला संभाग है। ठीक है, उसी में आगे लिखें सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। उसी में लिखें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, वाला संभाग है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है। सर्वाधिक की साक्षरता वाला संभाग भी आप कह सकते हो, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, संभाग है। इसी में आप लिखो सर्वाधिक कृषि योग्य, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला संभाग, भूमि वाला संभाग। उसी में आप लिख सकते हो, बहुत सारे डाटा है, कितने लिखेंगे, सर्वाधिक नलकूपों वाले, सर्वाधिक नलकूप, नलकूपों से सिंचाई वाला, सिंचाई वाला संभाग। ठीक है, सर्वाधिक औद्योगिकरण वाला, सर्वाधिक उद्योगों वाला संभाग है। बहुत सारे आंकड़े, जितने चाहो उतने लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सर्वाधिक आप ये भी कह सकते हो सर्वाधिक नगरीकरण वाला संभाग, सर्वाधिक नगरीकरण वाला संभाग है। ठीक है, उसी में आप लिख सकते हो सर्वाधिक, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा शहर जयपुर, सबसे बड़ा शहर जयपुर इसी संभाग में, इसी संभाग में है। बहुत सारे आंकड़े हैं, जितने चाहो उतने लिख सकते हो। हाँ, जयपुर हो गया, मोहित यादव जयपुर करवा दिया है। जैसे काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया, एक क्वेश्चन जैसे पूछ लिया था जनरली कि सबसे बड़ा नगरीकरण वाला, सबसे बड़ा नगरीकरण वाला आपका शहर कौन सा है, मतलब उसमें जयपुर जोधपुर ऐसे ऑप्शन दे दिया आपको। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में आता है जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर क्या क्षेत्रफल में नहीं पूछा वहां पर। कहने का मतलब जोधपुर शहर है और जयपुर शहर है। अगर आप बात करें क्षेत्रफल में तो आप कहेंगे जोधपुर बड़ा है, जयपुर छोटा। लेकिन शहर कितना बसा हुआ है, जैसे जयपुर शहर में जहाँ पे रह रहे हो ना, ये आसपास के कितने एरिया में, इधर जाओ आप कहाँ तक चला गया, दूदू तक टच करने वाला है, इधर देखो चौमू को टच करने वाला है, उधर चले जाओ दौसा तक टच करने वाला है। तो ये शहर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्षेत्र, ऐसा नहीं है कि क्षेत्रफल में पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है, तो उसमें जयपुर आपका आंसर होगा, वहां पर जोधपुर नहीं करना आपको। क्षेत्रफल की बात होती है तो बात अलग होती है, विस्तार किसका सबसे बड़ा हो रहा है, जयपुर का। हाँ, अनुसूचित जाति SC ST में बता देंगे, उसका एक मैं बता दूंगा, उसका मैं बता दूंगा क्या है क्या नहीं है।
जयपुर में बहुत सारा है जो आपका, देखो एक तो बाणगंगा का जो मैदान क्षेत्र है आपका वो आ जाएगा, ठीक है। एक बनास का जो, बनास नदी का जो उत्तरी भाग वाला जो क्षेत्र है आपका, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। सबसे बड़ा जो इसमें आएगा जो आपका जो बाणगंगा का जो क्षेत्र है आपका, जो बैराट की पहाड़ी से निकलेंगे वो बड़ा क्षेत्र है। जैसे आपका अलवर वाला जो पार्ट हो गया, अलवर के साथ में इधर का आपका जयपुर का जो पार्ट हो गया, दौसा का जो पार्ट हो गया, ठीक है। ये जो सारे के सारे हैं ये पार्ट। उसके अलावा जो आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र में जो आपका जो कांतली नदी का जो मैदानी भाग मिलेगा आपको शेखावाटी क्षेत्र में, आपका जो आपका झुंझुनू का जो पार्ट है आपका, झुंझुनू का तो करके आपका झुंझुनू का कांतली क्षेत्र का इसमें शामिल कर सकते हैं। उसमें कह सकते हो जो आपका यमुना नदी का जो है, वैसे तो क्या है कि काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया बहुत ही आसान सा, उसमें लिखा था कि भाई पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है किस नदी बेसिन के अंतर्गत शामिल होते हैं, पूर्वी राजस्थान है किस नदी बेसिन का भाग है जैसे। और उसमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बच्चे उसको भी गलत करके आए थे, ठीक है। एक बार ये नोट कर दीजिए, मैं समझा देता हूँ आपको। बताएंगे डांग की रानी का मैं मतलब बताएंगे। डांग क्या होता है, जो आपका जो बीहड़ वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है, उन्हीं को डांग से यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो उसको जयपुर रह गया ना, हाँ जयपुर करवा दिया आपका, ठीक है। इतना हो गया, नोट हो गया सभी का, बचा है किसी का? मैंने पहले बताया था कि जनसंख्या कहना तो क्यों है यहाँ पर ज्यादा, मैंने कहा कि प्लेन जमीन ज्यादा है, समतल भूमि ज्यादा है। अब एक बात हो, खेती करोगे आप, कृषि करोगे तो प्लेन भूमि पे करेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में करेंगे, पठारी भाग पर या गड्ढों में जाके करेंगे, प्लेन भूमि पर। और प्लेन भूमि है वो कहाँ पर, आपने नाम सुना होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ का मतलब जल के द्वारा लुढ़काकर लाई गई मिट्टी ही क्या कहलाती है, जलोढ़ मिट्टी। और जब बाढ़ आती है नदियों में, तो अपने आसपास के क्षेत्र में जो नदियों द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्रों से जो अवसाद लेकर आती है वो उस क्षेत्र में जमा करती है, जिसमें पोषक तत्वों की प्रधानता होती है और इसीलिए क्या होता है, उत्पादन ज्यादा होता है। अब नदियों के किनारे जो जलोढ़ मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, एक तो कहीं भी आप कहना नगरीकरण जब देखने को मिलेगा, आप देखो सभ्यता पढ़ोगे आप, कालीबंगा सभ्यता, कौन सी नदी, उस समय आप कहते हैं सरस्वती नदी, आज घाघरा नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे। आपकी आहड़ सभ्यता, आहड़ नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता आपकी कांतली नदी के किनारे। कहने का मतलब जितना भी नगरीकरण हुआ है, जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, जहां पर भी सिविलाइजेशन का विकास हुआ है, हमेशा किसी न किसी नदी घाटी के पास में। क्यों? नदी घाटी के पास में पानी भी होगा और जमीन भी होगी, और जो कृषि है एग्रीकल्चर के लिए दोनों ही चीज चाहिए। और वहां पर जाकर जब आप एग्रीकल्चर करेंगे, वहां पर आप जाकर रहेंगे, तो वहां पर जनसंख्या बसावट ज्यादा होगी नहीं होगी? आप चले जाइए रेगिस्तान में, जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 17 का, ठीक है। कौन रहना पसंद करेगा वहां पर, न तो कोई नदी है ना कोई जमीन है, इधर से धूल उधर से धूल, आज ये टिब्बा यहाँ कल वहां पे चला गया, कभी पता लगा आपके घर के ऊपर बैठे हैं। तो कहने का मतलब वहां पर जनसंख्या, अब जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, अब एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक है, आपको कोई कंपनी स्थापित करनी है, चलो कंपनी छोड़ो, दुकान ही खोलनी है आपको एक। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो जैसलमेर में खोल लो, एक जयपुर में खोल लो। कहाँ खोलोगे? स्वाभाविक सी बात है, जहां पर लोग ज्यादा होंगे वहां पर सामान ज्यादा बिकेगा नहीं बिकेगा, है। वहां पे जैसलमेर के सम के धोरे में खोल लिया जाके, पता लगा एक महीने में एक ग्राहक आया, वो भी चाय पत्ती लेने, है, बैठे रहो वहाँ पे। और यहाँ पर आप खोलो कोई भी, जयपुर तो एक ऐसा है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं पढ़ने के लिए आए और यहाँ पर धंधा खोल के बैठ गए। वो देख रहे हैं चाय की थड़ी पर, अच्छा चाय वाले से बातें में बैठ गए, भैया कितना कमा ले, तो बोला महीने में 2-2.5 लाख रुपये नहीं छोड़ता। बोला है, बोला अच्छा, बोलो अगले दिन से पिताजी को बोला भाई 2-4 लोगों को भेजो और खोल के बैठिए। यहाँ पर सुट्टा बार है, हुक्का बार है, पता नहीं क्या क्या नाम से यहाँ पे चल रहे हैं। और वास्तविकता है ये लाखों में पैसे नहीं छोड़ रहे, आप लाखों में ये पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ है, कभी आपने सोचा एक पानी की बोतल है, पानी है, पानी भी अगर आप पियेंगे तो पानी भी कभी बोतलों में बिकेगा? पहले वाले जो लोग हैं उनको अगर आप इस जीवन में ले आए और पता लगे आज, जैसे आपको ये लगता है ना कि आने वाले समय में ऑक्सीजन बोतलों में मिलेगी आपको, और ये समय दूर नहीं है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन चाइना में तो है, चाइना में तो हो चुका है। चाइना के जो शंघाई वगैरह शहर है जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, वहाँ पर लोग हैं पीछे बैग की जगह एक ऑक्सीजन की बोतल है वो टांग के रखते हैं, उसमें मास्क साथ में रखते हैं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। तो ऐसे ही आने वाले समय में ये भी होगा। जब पहले अपने दादा परदादा के समय कोई कहता था ना आने वाले समय में पानी भी बिकेगा, मिट्टी भी बिकेगी, बिक रही मिट्टी आज भी, पानी भी बिक रहा है। आने वाले समय में ऑक्सीजन है, उसके भी छोटे छोटे सिलेंडर होंगे 1-1 किलो के, आपके आधा किलो के, और वो साथ में आपको लेके चलने पड़ेंगे बैग में। पता लगा, हाँ रास्ते में पता लगा कब आपकी सांस कम पड़ जाए, है, तो वहाँ पे साथ में रखना होगा आपको। तो वहीं पर, और जैसे भी जिसने भी बिस्लेरी, सबसे पहले कौन सी ब्रांड है आपका, बिस्लेरी, बिस्लेरी ब्रांड है, उसका जो फाउंडर का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है, स्टीफन ऐसे कुछ करके, उस फाउंडर ने जब सबसे पहले बिस्लेरी बोतल पानी निकाली मार्केट में, फेल हो गया, बर्बाद हो गया, उसने निकाला बेच दिया, ठीक है। उसके बाद में उसने जिस व्यक्ति को बेचा, उसको दूसरे किसी व्यक्ति ने उसको हायर किया, उस व्यक्ति ने इसको बहुत अच्छा इसका मार्केटिंग की और बहुत ऊंचाई पे लेके गया। आज हर व्यक्ति को बिस्लेरी का नाम पता है, ठीक है। अब कमी क्या थी भाई, पैसा उसने लगाया, काम भी उसका, पर ध्यान देना पहले वाले जो फाउंडर था उसने क्या किया, बिस्लेरी की बोतलें निकाली और बाजार में जाके रखवा दी। अब एक बात बताओ, दूसरे वाले ने क्या किया, ऐसा उसने क्या किया कि भाई बिस्लेरी इतने टॉप मॉडल बन गए? दूसरे वाले ने कहा बाजार से सारी बिस्लेरी की बोतलें उठा लो, सारी बोतलें उठवा ली, और उसने कहाँ रखवाई, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, और आपके जो आपके एयरपोर्ट हैं, बस अड्डे वगैरह हैं, और यहाँ पर लिखवाई। अब एक बात हो, आप कभी भी बाजार में जाते हो, कभी पानी की बोतल खरीद के पीते हो?
लेकिन पक्का आप बस में बैठो, चाहिए आधे घंटे का 1 घंटे का सफर हो, तो बीच रास्ते में आ गया पानी पानी, तो आप एक बोतल ले लेते हो। तो कहने का मतलब हर चीज की डिमांड होती है, कहाँ बेचना है, कहाँ बिकेगी, क्या नहीं। और दूसरे वाले व्यक्ति ने यही किया, जो पहले असफल हो गई थी चीज और उसी के बाद में उसने एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया उसको। ठीक है, तो कहने का मतलब औद्योगिकरण भी वहीं पे ज्यादा होगा जहां पर लोग ज्यादा होंगे। लोग ज्यादा होंगे जहाँ पे डिमांड ज्यादा होगी वस्तुओं की, जब आप मांग करोगे वहीं पे तो करेंगे। अब रेगिस्तान में खोलने से क्या मतलब है, कोई लेने नहीं आएगा आपका। तो इसलिए ध्यान रखना, इसी क्षेत्र में आपका औद्योगिकरण है वो भी ज्यादा है, इसी क्षेत्र में आपका जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व तो समझ रहे क्या होता है? कहने का मतलब ये क्लास है, इसमें आप जैसे 50 बच्चे बैठे हैं अभी, ठीक है, और ऐसी ही एक क्लास मान लेते हैं इसके ऊपर है, और सेम एरिया है उसका भी, जितनी बड़ी ये क्लास है उतना ही बड़ा ये वो है। इसमें 50 है, उसमें मैंने 100 बच्चे बिठा दिए, एरिया बराबर है, तो घनत्व किसका ज्यादा होगा, इसका या ऊपर वाली का? ऊपर वाली का। तो कहने का मतलब वही है, जो 1 वर्ग किलोमीटर मान लो या जितना भी क्षेत्र है उसमें कितने लोग रह रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, वही आपको क्या कहलाएगी, जनसंख्या घनत्व है। तो वहीं पर ध्यान रखना, जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा होगा। अब जयपुर में देख लो, जयपुर में यहाँ पे आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि भाई अभी तो फिर भी आपको पीजी वीजी बन रहे हैं, फिर बाद में एक स्थिति ऐसी होगी, ये जो आपको बड़े बड़े जो आपको 2 रूम सेट है, आपको जब आपको 10, 12, 15 हज़ार में मिल जा रहा है, आने वाले समय में वो 2 रूम सेट 1 रूम सेट में बदल जाएगा और कीमत वही रहेगी। और माचिस की डब्बियों में रहोगे आप, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं तो रखोगे। और वैसे भी आपने महारत तो वैसे भी हासिल कर ली है। पहले आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार अगर विश्व में भारत है वो दूसरे स्थान पर था 121 करोड़ जनसंख्या के साथ में। चाइना था वो आपका दूसरे पहले स्थान पे था। लेकिन अभी पिछले साल जो WPR रिपोर्ट आई, आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई है, उसमें आपने पछाड़ दिया चाइना को। बोला हद है, इस मामले में हमसे कोई आगे जा सकता है, बाकी मामले में जाए कोई दिक्कत नहीं है, और अब पहले नंबर पे कौन आ गए, आप लोग आ गए। 142 करोड़ जनसंख्या के साथ में आप पाए चाइना को पछाड़ कर विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश का आपने खिताब है वो हासिल कर लिया है। ठीक है, कोरोना में मरे भी तो हैं, ऐसे तो चाइना में भी कोरोना था, आपके पास था क्या? है? छोड़िए, आइए इधर। हाँ, क्या चीज? एक कोटा एक पर्टिकुलर है, ध्यान रखना, कोटा एक पर्टिकुलर, उसमें एक कोटा ही है। यहाँ पर देखो अलवर भिवाड़ी, आने वाले समय में मैनचेस्टर, पहले हम कहते थे कि भी भीलवाड़ा को हम कहते थे मैनचेस्टर, अब कहते हैं आधुनिक मैनचेस्टर कौन है, अलवर आ गया। तो बदल रही है ना परिस्थितियां। ठीक है, करेंगे उसके बारे में चर्चा जब इंडस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर। वहीं पर जयपुर संभाग की अगर बात करते हैं तो देखो, ये जयपुर संभाग आपका, ये जो नीले से कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ा है, ये आपका क्या है, जयपुर। ये आपका क्या हो गया, जयपुर संभाग। इसमें क्या है आपका, एक तो झुंझुनू शामिल हो गया। आप इसमें मैं लिख दे रहा हूँ इधर क्या क्या शामिल है इसमें। एक तो आप कहेंगे झुंझुनू, आप नाम लिख लीजिए कौन कौन शामिल है इसमें। झुंझुनू है, सीकर शामिल हो जाएगा, चूरू है जो शेखावाटी क्षेत्र का है वो आपका बीकानेर संभाग में है। उसके बाद में अलवर आपका शामिल हो गया, अलवर के बाद में आपका खैरथल, खैरथल तिजारा है वो इसमें शामिल हो गया। उसके अलावा कोटपुतली है, कोटपुतली बैरोड है, बैरोड है वो शामिल हो गया। उसके अलावा जयपुर है वो खुद शामिल हो गया इसमें। ठीक है, और एक आपका इसमें दौसा शामिल कर देना, क्या शामिल हो गया, दौसा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए इसमें, 3 3 6 और 7, इसमें कितने टोटल है कुल जिले की अगर बात करते हैं तो कुल जिले कितने हो गए इसमें, 7। और सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा था आपका, जोधपुर, कितने थे, 8। ठीक है, संडे को टेस्ट ऑनलाइन वालों का भी होगा, इसका थोड़ा सा मेरे को आइडिया कम है दिलीप, कल मैं आपको पता करके मैं बता दूंगा, अभी फिलहाल आइडिया नहीं है मेरे को। पीडीएफ मिलती है क्या ऑनलाइन वालों को? अच्छा, ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को पीडीएफ मिल जाएगी उसकी पेपर की। समय बहुत जल्दी भगता है, पता लगता है कि आपको क्लास का है? क्लास अच्छी क्यों लगती है? क्लास अच्छी क्यों लगती है? कोई क्लास में बैठते हो तो आपको अच्छा लगता है, कोई क्लास में ऐसा लगता है कि जल्दी से कब घंटा हो कब निकले, डिपेंड होता है। क्योंकि मैं, ध्यान रखना, मेरी जो रुचि है पढ़ाने की, मेरे को इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में, जितना मैं क्लास में खुश रहता हूँ बच्चों के बीच में, मैं ऑनलाइन में जब जो होती है ऐप वाली क्लास है उसमें मेरे को बिल्कुल मजा है। उसमें आप रिकॉर्डेड क्लास देखोगे और जब आपकी ऑफलाइन की ये क्लासें देखेंगे दिन रात का फर्क मिलेगा। वहाँ पे नहीं बताता मैं इतना, उसमें लिखवा के भग जाता हूँ, लिखो लिखो लिखो, मजा ही नहीं आता। किसको बताएं, सामने स्क्रीन लग रही है देखते रहो उसकी तरफ, है, उसमें फील ही नहीं आता पढ़ाने का। ठीक है, ऑफलाइन बैचेज में है उसमें अच्छा भी लगता है, बात भी करते हैं, आपके चेहरे दिखते रहते हैं और आपके चेहरों से पता लग जाता है कितनी ऊर्जा मेरे को खर्च करनी है कितनी नहीं करनी। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें, एक होता है रुचि से पढ़ाना, एक होता है कि अपने को तो 1 घंटा पूरा करना अपना तो फिक्स है।
मतलब 1 घंटे के इतने मिलने हैं तो कोई नहीं, अब बच्चों को जाए भाड़ में, अपना 1 घंटा हो गया तो निकलो। एक वो चीज़ अलग होती है, वहाँ पर क्या है कि फिर बच्चा बोर होना शुरू हो जाता है। एक होता है ना कि भाई आपकी रुचि है, आप बता रहे हो, अब इतनी सारी चीज़ें हैं, तथ्य फैक्ट है, इतने कमी, मतलब खत्म ही नहीं होते। फिर लास्ट में फिर मेरे को बच्चा कोई बोलता है सर सिलेबस, तो मेरे को पीछे भागना पड़ता है, भाई अब भागते हैं टाइम बढ़ा दें, 12 बजे क्लास होती है इसके आगे, ऊपर इतना ऊपर नहीं जाना। चलिए इतना हो गया। अब जिलों की बात कर लेते हैं कि अपने टोटल जिले हैं वो कितने हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, अगर समझ आ जाती है अच्छी बात, नहीं तो रट लेना बस, ठीक है। ध्यान देना, आपको पता है कि भाई संविधान की अगर बात करते हैं, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रहा हूँ। अगर हम बात करें संविधान की, संविधान में अनुच्छेद की अगर बात करें, वर्तमान अनुच्छेदों की बात नहीं करें, आपके अनुच्छेद कितने, 394, और वहीं पर आप कहेंगे भाग कितने, वर्तमान में कितने भाग है, 22, कितने भाग, 22। अनुच्छेद है 400 से ऊपर चले गए हैं, वर्तमान में अनुच्छेद की अगर बात करें तो 400 से ऊपर बहुत सारे आपने, जैसे 21A करके जोड़ दिया, ठीक है, आपने 38A करके, 48A करके जोड़ दिया, ऐसे बहुत सारे आपने ए करके 300A जोड़ दिया वैसे। अब ध्यान देना, अब भाग की अगर बात करते हैं तो आपको पता होगा कि भाई एक सिंपल सा मैं बता दे रहा हूँ, जैसे भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। ज़्यादा की बात नहीं करूंगा मैं भी, 22 के 22 नहीं लिखवा रहा मैं यहाँ पर, बस मैं ये थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लिंक कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8, ठीक है। एक है भाग है, वो कहता है कि भाई राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, कहने का मतलब भारत है वो राज्यों से मिलकर बनेगा, अलग अलग प्रकार के जो राज्य, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे मिलकर जो भारत है जो वो बनेगा, बस इतना कहा गया है, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। दूसरे में आपकी नागरिकता है, कि भारत की जो एकल नागरिकता है, कहाँ से ली, कैसे ली और कौन नागरिक हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, किसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, उनसे संबंधित आपको जानकारी देखने को मिलेगी। 3 में आपको पता है मूल मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। 4 में आपको पता है डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। आपका 4A और जुड़ जाता है इसमें, 4 क्या है वो और जुड़ जाता है, जिसमें आपके है मूल कर्तव्य है, क्या है मूल मूल कर्तव्य, जो आपने बाद में जोड़े थे 42वें संविधान संशोधन में। उसके बाद में भाग 5 है, यहां से अपने को समझना है संघ, संघ की कार्यपालिका, कार्यपालिका। भाग 7, 6 में है आपकी राज्य, राज्य की कार्यपालिका। उसके बाद में भाग एक 7 है जो वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, और एक भाग है आपका 8, जिसमें आपका क्या है, किनका उल्लेख है, केंद्र शासित प्रदेशों का, केंद्र शासित प्रदेशों का, ठीक है। अपने को 3 चीजों पर फोकस करना है, मैं यहाँ पर इधर लिख रहा हूँ, 3 भाग लिख रहा हूँ। अब कहोगे सर ये आपका राजस्थान से क्या लिंक है इनका, अब ध्यान रखना, भाग मैंने लिखा 5, एक मैंने लिखा भाग 6, एक मैंने लिखा भाग 7, ठीक है, और एक भाग 8 भी लिखना है अपने को, थोड़ा इधर कर लीजिए, भाग 5, भाग 6, भाग 7 और भाग 8, इनको ध्यान में रखना। हमने कहा यहाँ पर संघ यानी केंद्र सरकार के बारे में जितने भी प्रावधान है ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, वो सारे के सारे, सुप्रीम कोर्ट है उनके बारे में, सीएजी है नियंत्रक और लेखा परीक्षक है, वो सारी की सारी उल्लेख इनमें मिलेगा, ठीक है। भाग 6 है ये राज्य के बारे में, राज्य के बारे में जैसे राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान का राज्यपाल, ऐसे हर राज्य का, मतलब अपने उदाहरण राजस्थान का ले रहे हैं, राजस्थान की विधानसभा उनके बारे में, राजस्थान का हाई कोर्ट है उनके बारे में, राज्य विधान परिषद है उनके बारे में, ये सारी की सारी जानकारी आपको किसमें मिलती है, भाग 6 में मिलती है। उसके बाद में भाग 7 है, ये वर्तमान में समाप्त है, वर्तमान में समाप्त है, वर्तमान में क्या करती है, इसको समाप्त कर दिया। और भाग 8 में है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यूटीज है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मेरा यहाँ पर ये सब लिखने के पीछे का कारण है, जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया मैंने एक क्वेश्चन लिखा बहुत ही आसान सा, क्योंकि मैं चाहता तो मैं सीधा लिखकर भी आपको चला जाता कि भाई ऐसा लिख के चलो आप, क्योंकि उस समय आपका दिमाग है उसमें ये हिंट नहीं हो पाएगा, क्लिक नहीं कर पाएगा कि वास्तव में हमें किस टॉपिक पर, किस शब्द पर फोकस करना है। अब क्वेश्चन ये है, राजस्थान, या आप कहें कि भाई राजस्थान के एकीकरण के दौरान, एकीकरण के दौरान अजमेर किसमें शामिल था, किसमें शामिल था, ए भाग 5, बी भाग 6, सी भाग 7, डी भाग 8। अब क्यों आ गया आपका आंसर, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं
क्योंकि एकीकरण के दौरान है जो अजमेर मेरवाड़ा क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, यानी यूनियन टेरिटरीज थी। क्या थी? यूनियन टेरिटरीज। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद में एकीकरण का दौर शुरू हुआ 1956 से पहले। 1956 से पहले जो आपका अजमेर था वो क्या था? आपका एक केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? यूटीज था। क्या था? यूटीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश। और जिनको अगर सीधा लिख दिया अजमेर किसमें शामिल था, और कई बच्चों को दिमाग में होगा कि राज्यों का प्रावधान किसमें है? भाग 6 में। किसमें है? कि जो राज्य है, राज्यों का जो प्रावधान किसमें कर रखा आपने? भाग 6 में। और भाग कर किसको क्लिक करेंगे? वो आंसर बी को, भाग 6 को। लेकिन 1956 से पहले राजस्थान का जो अजमेर का जो पार्ट था, अजमेर मेरवाड़ा जिसे आप कहते थे, वो क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। तो वो किसमें शामिल था? भाग किसमें? 8 में। ये क्वेश्चन, इसका तो आंसर आपने दे दिया। अब चलो ठीक है, आगे की जानकारी और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और पूछ लिया आपसे। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया, सेम यही है कि राजस्थान के एकीकरण के समय, यहां पर तो हमने अजमेर का देखा कि राजस्थान राज्य, राजस्थान राजस्थान राज्य किसमें शामिल था? शामिल था। अब बता दीजिए, यही ऑप्शन है आपके इधर वाले। क्योंकि पहले हम चक्कर कर चुके हैं, अजमेर मेरवाड़ा है केंद्र शासित प्रदेश था, और मैंने ये भी बता दिया कि भाग किसमें किसका उल्लेख है। तो यहाँ तक तो आपका आंसर आ गया कि सर भाग 8। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछ दिया आपसे। अब मैंने कहा कि जब राजस्थान है स्वतंत्रता के समय, यानी जब भारत का संविधान लागू हुआ, लागू होने के समय राजस्थान है किसका भाग था, या आप कह सकते हैं कि किस भाग के अंतर्गत शामिल था? भाग 5, 6, 7, 8। 5 तो वैसे नहीं होगा, ध्यान रखना। 5 तो खुद ही क्या है कि आपका केंद्र का विषय, राज्य तो बनाई था ना, तो राज्य है तो ये तो है भाग 5, तो ये तो बिल्कुल ही आप कह दो कि सर बिल्कुल बाहर कर दो। और आपको पता है कि राजस्थान राज्य के रूप में आया था तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तो भाग 8 को भी आप पहले बाहर कर दो। बोलो सर ये तो नहीं होंगे। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा? भाग 8 होगा। ऊपर वाले में अजमेर मेरवाड़ा की पूछते हैं तो आप कहेंगे सर भाग 8 होगा। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में जब पूछेंगे तो राज्य तो था ही। अब राज्य है तो आप कहेंगे सर पहले तो भाग 5 को अलग कर दीजिए, संघ की बात कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं सर भाग 8 को अलग कर दीजिए, जो किसकी बात कर रहे हैं? केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं। अब बचे कितने? भाग 6 और 7। अब तो 50-50% कर दिया, अब तो तुक्का मार सकते हो। 6 बड़े हाथ ऊपर करें। हैं? ध्यान देना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रटना अलग है, समझना अलग है। ठीक है, समझ के चलोगे तो फिर अभी ये क्वेश्चन वापस से अगर आप, मैं कह रहा हूँ रिवीजन भी नहीं करोगे ना, आप इसको खोल के भी नहीं देखोगे, और ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो आप बिल्कुल 100% मैं कह रहा हूँ सही करके आओगे, एक भी विद्यार्थी इसको। और वहीं अगर मैं इसको सीधा लिखवा के चला जाता तो 100% है, 50% जनसंख्या तो वैसे ही जय माता दी करके आती है। चलिए समझे उसमें। अब ध्यान देना, जब संविधान लागू हुआ था ना अपना, मैं बता दे रहा हूँ, संविधान लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसमें जो राज्य है ना, अपने राज्य हैं, राज्य को 3 श्रेणियों में बांटा। राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा था। ठीक है, और ये 3 श्रेणियां कौन सी थी? श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। ठीक है, श्रेणी ए में जो ब्रिटिश के अधीन जो राज्य थे ना, ब्रिटिश सरकार के अधीन, ब्रिटिश सरकार के अधीन जो राज्य थे उनको शामिल किया। कहने का मतलब ऐसे राज्य जिनकी उत्पत्ति, जिनका निर्माण है ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था, वो राज्य। और इन राज्यों को जो शामिल किया था, ये किसमें शामिल हुए? भाग 6 में। किसमें शामिल हुए? भाग 6 में। दूसरे जो 20 श्रेणी के राज्य थे आपके, उसमें देशी रियासतें हैं, देशी रियासतों से निर्मित राज्य हैं, उनको शामिल किया गया, राज्य शामिल थे इसमें। और आपको पता है कि राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, इनको मिलाकर ही तो आपने क्या किया था? राजस्थान का निर्माण किया था। तो अब एक बात हो, राजस्थान ए श्रेणी में आएगा, बी श्रेणी में? स्वाभाविक बात है, बी श्रेणी में। अब बी श्रेणी में ये जो राज्य थे देशी रियासतों को, इनको आपने भाग 7 में शामिल किया। किसमें शामिल किया? भाग 7 में। और जो आपके यूटीज थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, वो सी श्रेणी में, और इसको आपने किसमें? भाग 8 में शामिल किया। और इस भाग 8 में तो आपका राजस्थान का अजमेर मेरवाड़ा शामिल हुआ। कौन शामिल हुआ? अजमेर मेरवाड़ा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश था। वहीं पर राजस्थान किसमें शामिल होगा? भाग 7 में या भाग 6 में? उस समय तो देशी रियासतों से तो भारत का, राजस्थान का निर्माण हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है किसमें होगा? भाग 7 में। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, क्या होगा? भाग 7 किसमें होगा आपका? भाग 7 में। तो यहाँ पर जो आपका जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का रहेगा, वो क्या रहेगा? भाग 7। ठीक है, लेकिन मैं पूछूं वर्तमान में किस भाग में है? अगर मैं पूछूं वर्तमान में राजस्थान है, वो भाग किस भाग में शामिल है? तो ध्यान रखना, वर्तमान की अगर बात करूं तब ध्यान रखना, तो राजस्थान किसमें शामिल था? राजस्थान
शामिल किसमें था आपका? भाग 7 में। अगर मैं कहूं वर्तमान में राजस्थान शामिल है, तो आप कहेंगे सर भाग 6 में। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। और सतही जानकारी होगी तो सारे के सारे क्वेश्चन में तुक्का मार के आओगे, मेरे हिसाब से अब गलत नहीं होगा। अब बात ये भी आती है, क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि भाई भाग, ये तो समझ आ गया कि भाई केंद्र शासित प्रदेश था। अब अभी वर्तमान में अजमेर भी किसमें शामिल है? भाग 6 में शामिल है, क्योंकि वर्तमान में अजमेर क्या है? जिला है, और जो किसका भाग है? आपका राजस्थान का। वैसे ही आप कहेंगे सर भाग 7-6 में ही कौन शामिल हो गया? आपका राजस्थान। अब ये परिवर्तन आया कब? ये भी पूछा जा सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान को भाग 6 के अंतर्गत किस वर्ष में शामिल किया गया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत राजस्थान को आपने भाग 6 में शामिल किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें नोट करना है क्या? ये आपको लिखवाना पड़ेगा। ये वाली लाइन लिख लीजिए, इतना समझ जाओगे आप। पीछे वाला ये लिखने की आवश्यकता है क्या? इसमें तो ये है, किसी को लगता है कि लिखना है तो फोटो ले लीजिए, या तो आप है ना, किसी को लग रहा है कि लिखना है तो जल्दी लिख लीजिए, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, जिसको लग रहा है कि हमें ये थोड़ी सी जानकारी आवश्यक है तो वो लिख लेगा, नहीं तो हम आगे बढ़ा कर दें, ठीक है। चलिए, वरना पीपीटी मिलेगी, अगर किसी को लग रहा है ना कि हमें लिखना है तो पीपीटी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ है, वहाँ पे घर पे भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखना संविधान लागू हुआ आपका कब। पहले बात तो ये देखो, इस फॉर्मेट में आप समझ जाएंगे, पॉइंटों में लिखना है। देखो, एक दो की बात नहीं है, पढ़ाई आपको करनी है, प्रत्येक विद्यार्थी है ना सेटिस्फाई होना चाहिए। क्योंकि एक ने कह दिया कि भाई उसको समझ आ रहा है, लिख लिया, आपको नहीं आ रहा और आप चुप बैठे मुख दर्शक बनकर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं समस्या आप ही को होगी बाद में। फिर आपको समझ आएगा, खोलोगे कॉपी वॉपी तो सर के ऊपर से जा रहे हैं। लिखवाना है पॉइंटों में, है? कितने लोग हैं लिखवाना चाह रहे हैं? तो फिर मुंह में क्या दही जमा रखा है? बोलो जोर से। जिसको ये लिखना है जल्दी से लिखो, फिर मैं लिखवा दे रहा हूँ उसको। ये छोटा कर दे रहा हूँ मैं, उधर देख के आप लिख लेना, लिखने वाले मैं इधर दूसरा लिख दे रहा हूँ। जिसको ये लिखना है इधर दिख रहा है आप सबको, ठीक है, और जिसको वैसे लिखना है वो वैसे लिख लेगा। ऑनलाइन वाला को दिख जाएगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। उसी में लिखो आप, संविधान लागू होने के समय, और ब्रैकेट में लिखना 26 जनवरी 1950 के समय, कौन गया है? इसको बुला के लाना एक बार, बुला के लाओ एक बार। समय, भारत में तीन श्रेणी के राज्य शामिल थे। हैं? डेमो के लिए आए तो क्लास में उठ के जा रहे हैं तो पूछ के जाना चाहिए, बुला के लेके आओ उसको, या तो कल से आएगा नहीं, या किसी कोचिंग में नहीं जाएगा। कम से कम एक डेकोरम होता है क्लास का, ठीक है, ये तो है नहीं कि बांध के रखा है। पहली क्लास थी, जाने से पहले थोड़ा सा पूछ के जाना उचित नहीं समझा आपने कि सर ये तो काम से गई, तो इनको तो लघु शंका लगी थी। हाँ, तो फिर एक बार पूछ के, मैं ये थोड़ी कह रहा था कि आप नहीं जाइए यहाँ से, क्लास में कभी भी मेरी क्लास में कहीं भी जाओ आप, थोड़ा सा कि सामने वाले को अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ जाइए, ठीक है। 3 श्रेणी के राज्य शामिल थे, उसमें श्रेणी 1, श्रेणी ए भी कह सकते हो, श्रेणी क्या भी कह सकते हो, क्या भी कह सकते हो, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत वाले राज्य, ठीक है। उसमें लिखना इनको भाग 6 के अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक है। उसी में आप लिखेंगे श्रेणी बी और ख, उसी में आप लिखें, उसी में लिखें आप श्रेणी, इसमें लिखेंगे देशी रियासतों से बनने वाले राज्य, ठीक है। उसी में आप लिखेंगे इनको भाग 7 में शामिल किया गया, ठीक है। और इसी को आप लिखेंगे अंडरलाइन करके, राजस्थान प्रारंभ में
इसी भाग में शामिल था, इसी भाग में शामिल था। अगर पूछा जाए कि प्रारंभ में संविधान लागू हुआ उस समय राजस्थान किस भाग में शामिल था, तो आप कहेंगे भाग 7 में। उसके बाद में लिखेंगे आगे श्रेणी सी या गए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, इसमें इसमें केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश शामिल थे। इन्हें भाग 8 में शामिल किया गया, ठीक है। और उसी में आप लिखेंगे अजमेर, प्रारंभ में अजमेर मेरवाड़ा मेरवाड़ा इसी का भाग था, इसी का भाग था। कहने का मतलब अजमेर मेरवाड़ा की अगर बात करते हैं तो प्रारंभ में भाग 8 में ही क्या था, शामिल था, ठीक है। खुशीराम गुर्जर ऑनलाइन वाला का भी टेस्ट कोई नहीं, आपका रखवा देंगे, कोई भाग 5 भाग 6। अगली स्लाइड दे दी है, अगली स्लाइड की आपको धर्मेंद्र, एकम, ठीक है। चलो जो ये वाला पार्ट लिखना चाह रहे हैं तो वो लिखें, ये लिखना है। अब तो समझ आ रहा है पीछे पॉइंट वाला। ठीक है, जल्दी से। वाली प्रारंभ में अजमेर मेरवाड़ा इसी भाग में, मतलब भाग 8 में शामिल था। ब्रिटिश प्रांत ऐसे प्रांत जिनका गठन है ब्रिटिश के द्वारा करवाया गया था, जैसे अवध है, ठीक है। अवध वगैरह का इनका देखेंगे तो ये बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रांत हैं, इनका जो निर्माण है जो ब्रिटिश सरकार ने खुद ने किया था, ठीक है। 208 के आसपास मेरे सबसे छोटे छोटे प्रांत हैं इनके, उस समय रहा करते थे, ठीक है। हाँ, अलग राज्य नहीं, अपने राज्य नहीं बनाए थे उन्होंने। क्या किया, जैसे कोई रियासत है उस रियासत से अलग करके, जैसे आपका जैसे राजस्थान में आता है, सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है राजस्थान की, शाहपुरा। और उसका निर्माण किसने किया था, ब्रिटिश ने किया था तो रियासत ही वो, ठीक है। शामिल तो रियासत में थी लेकिन निर्माण किसने, गठन किसने किया, ब्रिटिश ने किया, ठीक है। वो करेंगे जब आप एकीकरण वगैरह पढ़ेंगे, वहां पर थोड़ा सा विचार करेंगे। हो गया लिखने का काम। अब बात ये आती है कि भाई यहाँ तक तो आप कहेंगे कि आपका केंद्र शासित प्रदेश अजमेर है, वो किसमें शामिल है, आपका भाग 8 में। और राजस्थान है वो किसमें शामिल है, आपका भाग 7 में, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का आपने स्थापना की, राज्य पुनर्गठन आयोग आप लेके आए कब, 1956 में, फैजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है। उसी फैजल अली की अध्यक्षता में उस राज्य पुनर्गठन आयोग ने एक सिफारिश की, और उसी सिफारिश के आधार पर एक 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आया आपका 1956। उस 7वें संविधान संशोधन 1956 में आपने भाग 7 है उसको शामिल समाप्त कर दिया। कहने का अर्थ है जो 20 श्रेणी के राज्य हैं उनको आपने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब 20 श्रेणी में जितने भी राज्य थे उन सभी को आपने किसमें शामिल कर दिया, भाग 6 में। किसमें शामिल कर दिया, भाग 6 में। तो राजस्थान भी भाग 6 का हिस्सा कब बनेगा, 1956। कौन सा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। कब, कौन से आयोग, फैजल अली की अध्यक्षता में जो समिति गठित की थी उसकी समिति की सिफारिश पर, ठीक है। तो ये सारी की सारी है। और इसी ध्यान रखना 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसी की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद में आपने अजमेर मेरवाड़ा को यूटी से हटाकर किसमें शामिल कर दिया, अजमेर में। कब हुआ, 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया, 1956 में। अजमेर को आपने कब शामिल किया, 1 नवंबर 1956। किस संविधान संशोधन से, 7वें संविधान संशोधन से। तो क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे, आंसर दे पाओगे। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अजमेर को राजस्थान में कब शामिल किया गया, तो आप कहेंगे कब है, 1 नवंबर 1956, तो आपको याद है। अगर पूछ लिया गया किस संविधान संशोधन से किया, तो कौन सा, किस समिति की सिफारिश पर, फैजल अली समिति है उसकी सिफारिश पर। राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी सिफारिश पे भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसी को अपन लिख लेते हैं आगे। तो ध्यान देना, मैं अभी फॉर्मेट बना रहा हूं, उसी फॉर्मेट में लिखना। आप कहेंगे कि 30 मार्च 1949, ठीक है। राजस्थान, वृद्ध राजस्थान की स्थापना, किसकी स्थापना हुई आपकी, वृद्ध राजस्थान, राजस्थान की स्थापना हुई।
ठीक है। और इसी दिन आपको पता है राजस्थान दिवस मनाते हैं आप, इसी 30 मार्च को आप क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। ध्यान से समझना इसको। उसके बाद में इस समय राजस्थान में 25 जिले एवं एक केंद्र शासित प्रदेश यूटीज था। ठीक है। और इसी समय आपको पता है कि प्रथम मुख्यमंत्री आपके हीरालाल शास्त्री बने थे, हम लिख चुके हैं पहले। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हुआ क्या, दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे आप करेंगे कि भाई राज्य पुनर्गठन आयोग वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ब्रैकेट में लिखना फैजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है। उसी में कहेंगे इसकी सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन लाया गया। ब्रैकेट में लिखना 1956 में, कब लाया गया, 1956 में। ठीक है। गौरव शर्मा सर झालावाड़ नहीं, ब्रिटिश ने किया था। हाँ, झालावाड़ का किया था मैंने, क्या शाहपुरा बोल दिया था कि पहले। 7वां संविधान संशोधन है, इसको ध्यान में रखना। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें 20 श्रेणी के राज्यों को भाग 6 में शामिल किया एवं भाग 7 को समाप्त कर दिया। भाग 7 को क्या कर दिया आपने, समाप्त कर दिया। ठीक है। उसी में ध्यान रखना, इसी में, और आप इसमें लिखेंगे, उसी में लिखें इसी संशोधन में अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान में शामिल किया गया। 1956 में 1956 में समझ जाओगे इसमें जो मैं क्या कहना चाह रहा था, जो बताया आपको, इस लाइनों में समझ जाएंगे। फैजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग है, ठीक है, वो है। इसमें अन्य थे, हृदयनाथ कुंजरू हैं, वो भी शामिल थे इसके सदस्यों के रूप में, लेकिन अध्यक्ष कौन थे इसके, फैजल अली। इसने सिफारिश की, उसके बाद में 7वां संविधान संशोधन लाया गया। समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहे हैं, विद्या की कसम खा के कहूँ, विद्या नहीं तो रेशमा कमला विमला जो है उसकी कसम खा के कह दूं, है? आ रहा है, नहीं आ रहा है? यूटी है मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। मैंने पहले इतनी बार लिख दिया, मैं लिख देता हूँ, आगे से मैं यूटीजी लिखूंगा, ध्यान रखना। केंद्र शासित प्रदेश है ना, यानी यूनियन टेरिटरीज है, वो लिखा है यूटीज मैंने, है? क्या ज्यादा लिखवा दी, लाइन में ज्यादा लिखवा दिया? अब देखो दोनों ही समस्या है, बच्चों को पॉइंटों में भी समस्या आती है। अब मैं कह रहा हूँ ना कि मैं चाहता हूँ कि जो क्लास में जो बैठते हैं, जो आपके ये जो डाउट होते हैं ना,
कभी ईश्वर मौका दे आपको ऐसी प्लेटफॉर्म पर आने का, फिर आपको पता लगे कि इधर इधर से ये कहता है सर, इधर से इधर लाइन लिखवा दो, एक कहता है सर इधर डायग्राम, एक कहता है सर इसमें वो कर दो, एक कहता है उसमें। सबकी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी करना। अभी थोड़ी देर पहले वो पॉइंटों में था, बोले सर लाइनों में, अब लाइनों में है तो सर पॉइंटों में है। कहाँ जाए बेचारा टीचर, ये बताओ मेरे को। धर्मेंद्र सिंह भाटी सर, 144 पिक्सल पर तो शिफ्ट नहीं होता है, 240 पर तो नेट खत्म हो जाता है। ये भी समस्या है? देखो मेरे को तो जैसा कहोगे वैसा लिखवाना है। आप जैसा कहोगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं पॉइंटों में लिखवा रहा हूँ तो लाइन नहीं लिखवा सकता, या लाइन लिखवा रहा हूँ तो पॉइंट नहीं लिखवा सकता। ठीक है, कोई नहीं धर्मेंद्र, थोड़े दिन है ना, रील कम देख लेना, 2-4 महीने हैं, आप वीडियो देख लो, रील में थोड़ा सा नेट आप कम खर्च कर लेना। ठीक है, अब ध्यान देना। अब एक बात बताओ, मैंने कहा कि हमने 30 मार्च 1949 को कितने आपके जिले थे? 25। उसके बाद में हमने कहा 1956 में हमने क्या कर दिया, अजमेर मेरवाड़ा जो यूटी था उसको क्या बना दिया, जिला। तो 26वां जिला कौन सा होगा? अजमेर। ठीक है, तो उसी में आगे लिखो, मैं लिख रहा हूँ, पहले तिथि लिख रहा हूँ, नवीन जिले, हेडिंग डालें नवीन जिले या नवीन जिलों का गठन। ठीक है, उसमें पॉइंटों में मैं सबसे पहला 1 नवंबर 1956। ठीक है, उसके बाद में दूसरा लिखना आप 15 अप्रैल। देखो तिथि याद करने की आवश्यकता नहीं है, 1982। ठीक है, उसके बाद में 10 अप्रैल 1991। उसके बाद में 12 जुलाई 1994। उसके बाद में आप करेंगे 19 जुलाई 1997। 1997। उसके बाद में आप कितना हो गया, करौली तक आ गया, फिर आपका प्रतापगढ़ शांति, ये शायद मेरा हिसाब से 26 जनवरी के आसपास था, 2008। ठीक है, उसके बाद में आप कर लेना 7 सितंबर 2023। ठीक है, ये तो क्या है तिथि, इसमें ध्यान रखना आगे की तिथि याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। सन है वो विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है कि सन पे पूछ लेता है आपको। ठीक है, तो आपको पता है नवंबर में राज्य पुनर्गठन आयोग है, यहाँ पर किसको शामिल किया, आपका 26वां। ठीक है, यहाँ पर 1982 में कहेंगे 27वां, क्या करेंगे 27वां। ठीक है, 91 को आप 3 भागों में बांटेंगे। 91 है, मैं थोड़ा आगे करके बांटता हूँ क्योंकि अपने को आगे भी करना है। 91 को आप 3 भागों में करेंगे। ठीक है, इसमें आरबीडी आपको याद रखना, आरबीडी, आरबीडी की बुक आती है। ठीक है, आर से आप याद कर सकते हो राजसमंद। ठीक है, बी से 12। ठीक है, और डी से दौसा, डी से दौसा याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 1994 है आपका हनुमानगढ़। ये कौन सा, ये आप कह सकते हो, आप ये आपके कितने हो गए, 27 के बाद में 28, ये क्या हो गया 29, ये 30। ठीक है, हाँ एक साथ 91 में बनाए गए थे इनको। ठीक है, इनका क्रम जनरली वैसे नहीं पूछता है। ठीक है, उसके बाद में आप कहेंगे 31वां कौन सा बना, इस पे 31वें पे बहुत बार पूछा गया। फिर उसके बाद में 32वां, उसके बाद में 33वां, और उसके बाद में आप कहेंगे 41, यानी 8 जिले, 8 जिले हैं वो शामिल किए गए। ठीक है, अब इनके नामों की अगर बात करते हैं, 26वां आपको पता ही है कौन सा है, अजमेर। कौन सा बना, अजमेर। 27वां धौलपुर, धौलपुर। ठीक है, ये आपके मैंने नाम लिख दिए हैं। एक चीज और भी ध्यान रखना, ये जब 26वां बना तो इसमें मैं सीएम कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, सुखाड़िया। ठीक है, धौलपुर के समय अगर बात करेंगे तो आपके शिवचरण माथुर, यहाँ पर सीएम कौन थे आपके, शिवचरण माथुर, ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, इन तीनों का गठन किया था उस समय कौन, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, 33वां आपका कौन सा, हनुमानगढ़। इस समय भी कौन थे आपके, भैरव सिंह शेखावत। 97 में आपका कौन सा बना, करौली, करौली। इन दोनों के समय भी आपके सीएम है वो कौन है, भैरव सिंह शेखावत।
शेखावत। ठीक है, 33वां कौन सा बना आपका? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ इस समय वसुंधरा राज्य। ठीक है, और 41 में ये जो बने आपके, ये नाम मैं आपको सारे 8 नहीं लिखवा रहा हूं, आपको पता है। खैरथल है, डीग है, आपका तिजारा, आपका खैरथल तिजारा का कोटपुतली बैरोड हो गया, ब्यावर हो गया। ठीक है, उसके बाद में सलुम्बर हो गया, उधर जाएंगे फलोदी वगैरह हो गया। तो सारे के सारे जो संभाग हमने लिखे हैं उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। ठीक है, तो वर्तमान में जो आपके कितने जिले हैं, वर्तमान कितने हो गए आपके? इकतालीस जिले। कोई विद्यार्थी सामने है, इसको देखकर आपके दिमाग में क्या क्या है कि भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आ, आ, ऐसा पूछेगा या पूछ सकता नहीं पूछ सकता? निम्न में से कौन सा जिला है जिसका गठन भैरव सिंह शेखावत के समय नहीं हुआ? अब पता है कि ज्यादा भैरव सिंह शेखावत है। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसके समय सबसे ज्यादा जिलों का गठन किया गया? उससे पहले कौन? भैरव सिंह शेखावत। मतलब इतने प्रकार के पूछे जा सकते हैं कि भाई अब चाहो उतने बना सकते हैं इसमें। ठीक है, ऐसा कहें कि भाई कौन सा ऐसा प्रथम राजस्थान का नवीनतम जिला संविधान की लागू होने के बाद में, ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत बना, कब बना, क्यों बना, ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, तो 1000 प्रकार के क्वेश्चन आप इसमें बना सकते हैं अलग अलग प्रकार से। कौन सा भी नया जिला बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है क्या? आप बताओ, करना पड़ता है क्या? क्या जिला बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है? क्यों नहीं होती? जिसको पता है कि भाई आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है, और संविधान संशोधन केवल और केवल केंद्र सरकार यानी संसद कर सकती है, राज्य विधानमंडल को संविधान संशोधन करने का। हाँ, अगर आप कहें कि भाई नए राज्यों का गठन करना है, तब आप देखेंगे भाई केंद्र सरकार के अधिकार में है, और राज्य विधानसभा है, आपके विधान परिषद है, विधानमंडल है, वो संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है। तो जिलों का गठन है, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है उसमें। ठीक है, हो गया लिखने का काम इसका। अब आ जाइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु तथ्यात्मक। उसमें लिखे राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है ये तो याद होगा, 239। ध्यान रखना, आप कह रहे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये तो राजस्थान का, भारत का कितना है? भारत का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो आप कहेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब ध्यान देना, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे जनरली। अगर हम कहें कि ये पूरा का पूरा क्या है? भारत। ये पूरा का पूरा क्या है? भारत। ठीक है, इस पूरे भारत के क्षेत्रफल यानी ये पूरा का पूरा जो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र है आपका। ठीक है, और इसमें इसमें एक कहीं पर एक राज्य है इसके मध्य में, आपका कौन सा? ये मान लेते हैं कि आपका राजस्थान, या इधर ही मान लेते हैं, इधर मानेंगे तो ज्यादा सही, आपका इधर ही पड़ता है राजस्थान। ये आपका क्या है? राजस्थान। तो कहने का अर्थ है कि भाई मैं कहूँ कि जो नीचे का जो क्षेत्रफल है आपका, ये जो क्षेत्रफल है ये आपका कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं? वर्ग किलोमीटर। बीच में जो ये राजस्थान है आपका, इसका क्षेत्रफल आपको पता है कितना है? 3,42,200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब ये ध्यान दें, अब अगर आपको प्रतिशत में निकालना है, आप कैसे हमें इसको प्रतिशत में देख लें, तो आप 32,87,263 को आप इसको पूरे को हम कितना मान लेते हैं? 100% मान लेते हैं। तो आपका 32,87,263 का 2 42 आपका 239 है, वो कितना प्रतिशत भाग है अगर पूछा जाए? तो आप कहेंगे सर 100% का जो राजस्थान का जो भाग है वो कितना है? 10.41%। कितना है? 10.41%। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान का प्रतिशत में अगर कहें भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान 10.41% भाग है, तो ये लाइन आपको लिखी मिलती है किताबों में, इसका मतलब समझ के क्या कहना चाहता है? कहने का मतलब पूरा जो आपका 32,87,000 पूरे को अगर हम 100% मान लेते हैं भारत के, उसमें एक किसी कोने पे क्या है राजस्थान, और राजस्थान का क्षेत्रफल आपका 2 42 आपका 239, तो इसका 100% का कितना प्रतिशत भाग है वो राजस्थान अपने पास रखता है? तो कितना रखता है? 10.41% भाग है वो रखता है। तो ये लाइन जो आपको किताबों में लिखी मिलती है, तो आज इसका मतलब समझ गया। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपका 10.41%। अगर पूछा जाए कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? कितना प्रतिशत भाग है? तो ध्यान रखना कितना है आपका? 0.25%।
भाग 0.25% भाग है वो क्या है आपके कुल अगर विश्व के क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, एक बार इतना लिखिए फिर मैं समझा देता हूँ। सर मिल के अंदर बताना, मिल के अंदर मैं समझा नहीं क्या कहना चाहते हो राम कुमार। अच्छा माइल में पूछ रहे बता देंगे। ये डायग्राम भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, समझने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको। 15 मिनट बचे। क्या लिखा है भागीरथ 1,96,000 मील, नहीं 1,96,000 मील नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा 1,96,000 मील की अगर बात करेंगे तो माइल में अगर बात करते हैं इसको, अगर मील में अगर बात करते हैं मिल में कितना होगा, मील या माइल की अगर बात करते हैं तो 1,32,140 मील आपको मिलेगा, 1,96,000 ज़्यादा हो जाता है। अगर बात करें कि भाई आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, उसको मील में जब तब्दील करते हैं कि मील में कितना होगा, माइल मिल नहीं, अगर वैसे तो हम क्या माइल बोलते हैं उसको, तो कितना हो जाता है आपका 1,32,140 मील के आसपास मिलेगा। हाँ राम कुमार बता दिया, थोड़ा सा वेट करेंगे, सारा सब कुछ बता दिया जाएगा। इतनी बात समझिए आप। अब मैं जो ये नीचे वाली लाइन है ये समझा रहा हूँ आपको क्या है, थोड़ा जल्दी करें तो मैं सोच रहा 23.5 डिग्री का रेखाखंड बता देता आज, उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी है वो भी आपकी कवर हो जाती है, तो कल हम रेगिस्तान शुरू कर लेते हैं। हो गया। अब ध्यान देना, हमने कहा ये मान लेते पूरा का पूरा क्या है विश्व, ठीक है। इस विश्व के आपको पता है कि एक गोलार्ध पड़ता है कौन सा आपका, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यहाँ पर आप कहेंगे सर इसमें ये क्या आपका भारत है, ठीक है। और इस भारत के अंदर आप कहेंगे सर एक भाग यहाँ पर आपका क्या है राजस्थान, ठीक है। ये आपका क्या है विश्व है, आप कहेंगे सर ये क्या है आपका विश्व है। अगर इस विश्व को आप कहेंगे सर 100% मानते हैं, इस 100% का ये जो भारत है आपका भारत है, इस 100% का भारत के पास जो क्षेत्रफल है वो कितना है 2.4%, कितना प्रतिशत है, कहने का मतलब पूरे विश्व में जितने भी क्षेत्रफल है ना अपना उसको 100% मानते हैं, तो भारत उस पूरे 100% का कितना भाग है 2.4% भाग, ठीक है। और इस 2.4% भाग का इस भारत को जो मानते हैं तो कितना प्रतिशत भाग आपका 10.41 भारत का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग को यहाँ पर राजस्थान, ठीक है। अभी हमने देखा। अब अगर हम कहें कि इस विश्व के 100% भाग का, इस विश्व के 100% भाग का राजस्थान कितना प्रतिशत भाग है, तो ये कितना आपका 0.25% भाग है वो राजस्थान का, ठीक है। और ध्यान रखना बहुत से देश हैं जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के बराबर ही है, जैसे आप कहेंगे वह देश जो राजस्थान के बराबर है, राजस्थान के लगभग लगभग बराबर है, तो उनकी अगर बात करते हैं तो जैसे जापान हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, पोलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, ये इत्यादि जो देश हैं ये आपके क्या है लगभग आपके इसके बराबर है, राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग क्या है बराबर है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको मैंने यहाँ पर जो लाइन लिखवाई पीछे, इन लाइनों का मतलब समझ गए। विश्व के क्षेत्रफल का कितना 0.25%, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। कुल कितना 3,42,239 मील में बात करते हैं तो 1,32,140, ठीक है। वो हो चुका, वो हो चुका, और बहुत इसीलिए तो इतना लेट चल रहे हैं, बहुत समझ के चले हैं, ठीक है। वो सारा का सारा हो चुका, पीछे वाली जब वीडियो देखेंगे विस्तार होगा तो सारा हो चुका, ये पार्ट बच गया था बीच में, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको ले आए, ठीक है ठीक है, कोई डाउट इसमें। अब ध्यान देना, ये तो आपका किसकी बात हुई आपकी क्षेत्रफल की। अब ध्यान रखना जनसंख्या की अगर बात करते हैं, जनसंख्या की 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, क्योंकि लास्ट आपकी जनगणना हुई थी आपकी कब हुई 2011 में। ध्यान रखना अगर फर्स्ट जनगणना की अगर बात करते हैं तो 1871 में कौन लॉर्ड मेयो, ठीक है। उसके बाद में 10 वर्ष पर प्रत्येक 10 वर्ष पर प्रत्येक के 10 वर्ष पर आपकी जनगणना का जो प्रावधान है वो हुआ आपको 1881 में कौन रिपन के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद में स्वतंत्र भारत की फर्स्ट अगर जनगणना की बात करते हैं तो 1951 में, ठीक है। और अभी जो लास्ट जो जनगणना हुई, अंतिम जो जनगणना थी आपकी, क्या बात है, ठीक है। तो वो कब हुई आपकी 2011 में, कौन सी थी आपकी 15वीं, कौन सी थी 15वीं, ये ध्यान में 15वीं थी आपकी 1871 से। स्वतंत्र भारत की कौन सी थी 7वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है। अब ध्यान रखना इस जनगणना की अगर बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या कितनी थी, अगर इस जनगणना की अगर बात करते हैं इसमें अंतिम में भारत की कितनी थी 121 करोड़, कितनी थी 121 करोड़, ठीक है। और इस 121 करोड़ है ये कब आपकी 2011 में, और भारत है सेकंड स्थान पर था विश्व में, सेकंड स्थान। और इस 121 करोड़ में राजस्थान की कितनी थी आपकी, तो आप कहेंगे सर 6.85 करोड़, ये आपकी किसकी थी राजस्थान की, किसकी थी राजस्थान की। ये 2011 की, अभी दो आपकी जो 16वीं जनगणना होगी अभी 2025 में संभावना है हो जाए, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक 10 साल में आपकी जनगणना होती है, 2011 के बाद में 2021 में आपकी जनगणना होनी थी जो आपने नहीं करवाई, ठीक है, जो आपने नहीं करवाई। और आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस वाले एग्जाम में कि नई जनगणना नहीं आई है, नहीं तो वो आंकड़े रटते रटते भी पागल हो जाते। क्वेश्चन आता एक और उसके लिए आंकड़े रटने पड़ते आपके लिंगानुपात घटता क्रम बढ़ता क्रम, ग्रामीण लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, ग्रामीण महिला साक्षरता, ग्रामीण पुरुष साक्षरता, कुल साक्षरता, शहरी साक्षरता, ठीक है। और ये क्या है आपका जनसंख्या घनत्व घटता क्रम बढ़ता क्रम, ये सारा का सारा ऐसी जनजाति का घटता क्रम, प्रतिशत कहाँ पर, क्षेत्र जनसंख्या में कहाँ पर, ये सारे के सारे आंकड़ों से बचे हुए। संभावना होती है कि अभी क्वेश्चन आपको नहीं पूछे इस प्रकार की राजस्थान की जनगणना को लेकर, ठीक है। लेकिन जिस दिन ये 16वीं जनगणना आ गई तो आने वाले जो पेपर है 1-2 सालों तक सीधे वही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं। भागीरथ सोई की बात नहीं है, कोई नहीं, गलती नहीं होता, गलती होंगे जब तो सीखेंगे। जितेंद्र सर जी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा था, अब टेक्निकल हेल्पर की कर रहा हूँ, इसमें गलत तो नहीं आ गया,
देखो मेरी बात सुनिए, जो पेपर है आपको लगता है कि जिसमें सिक्योरिटी आपको ज़्यादा लगती है कि भाई ये पेपर है, मेरे को इसमें जॉब सिक्योरिटी है, देखो अपना पहला मोटो ये होता है कि अपने को जॉब छोटी या बड़ी से कोई मतलब नहीं है, पहले जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। और आपको देखना है कि सिलेबस है, पार्ट किसमें कम है आपका, और कौन सा पार्ट आप जल्दी कवर कर सकते हैं, और जिसमें सीटें कितनी है, कॉम्पिटिशन कितना है, वो सब आप देखकर आप उसको देखिए। बाकी आपकी खुद की काबिलियत है, योग्यताएं हैं, और ऐसी बात नहीं है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो उसका प्रतिफल आपको नहीं मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये रिपन मेयो मेयो लॉर्ड मेयो। हाँ, क्या चीज? अभी अभी देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर आता है क्वेश्चन आता है कि भाई 2024 की, अगर क्वेश्चन आता है कि 2024 की WPR रिपोर्ट यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट यानी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार अनुसार भारत की जनसंख्या जनसंख्या लगभग 142 करोड़ करोड़। विश्व में प्रथम, विश्व में प्रथम कौन आगे? आप आगे, तो लिखा होगा उसमें। अगर सीधा पूछा गया, कुछ नहीं लिखा ना कि विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो आपको दूसरा ही करना भी, क्योंकि अपने आंकड़े नहीं है 2000, अपनी जनगणना के आंकड़े नहीं है अपने पास में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा कि WPR रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन सा है, तब आपको ये ध्यान रखना है। इसको नोट डाल के लिख लेना, या तो कंफ्यूजन हो गया तो। जिस चीज़ को कम समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो मेरे से पर्सनली मिलेगा। क्लास में शर्म आती है ना कि सर पड़ोसी क्या कहते हैं, ये बात समझ नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन समझना जरूरी है, यहाँ पर आए हो, पैसा लगाया है, तो आउटपुट लेके जरूर जाना है। नक्शा, नक्शे का हो गया, आप सबको वीडियो देखना सारे के सारे, ठीक है। उसमें हमने देख लिया है सारे का सारा, संभाग के संभागों में भी हमने मैप देख लिया है, ठीक है। बाकी सारा का सारा फिर भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें हमें कमी है, वो तो कभी भी याद करवा देंगे आपको, 5 मिनट लगेंगे नक्शा उतारा। और आपसे ध्यान रखना, नक्शा याद करने का सीधा सा एक तरीका है, नक्शे को देखा, आंखें बंद की और देखो कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बच्चों को लगता है कि सबसे पहले कि नक्शा कैसे याद होगा, नक्शा कैसे याद होगा। लेकिन स्थिति होती है जब लास्ट में, जब क्लास में जब आप पहुंचते हो ना, तो वो बहुत छोटी चीज़ें लगती है। बोले नक्शा मैं बेवकूफ था जो पहले नक्शा लेके बैठा था याद करने के लिए। कुछ चीज़ें होती है याद नहीं, समय पे छोड़ दी जाती है, ठीक है। अभी जैसे हमने कहा ना अक्षांश देशांतर, भारत का अक्षांश विस्तार, ये देशांतर विस्तार, ये तो शुरुआत में बच्चों को बहुत बड़ी चीज़ लगती है, पूरी ये कैसे याद होगा, ये कैसे, फिर लास्ट जैसे क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, तो आप ध्यान ही नहीं देते हो, कोई अक्षांश विस्तार यार वो तो छोड़ पता ही याद है, तो वो बहुत छोटी चीज़ें लगनी शुरू हो जाती हैं। तो कुछ चीज़ें फोकस मत करो, समय पे छोड़ो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें रिपीट होंगी और रिपीट होंगी और रिपीट होंगी, और बार बार रिपीट इतनी होंगी कि लास्ट समय तक आते आते वो चीज़ें बहुत छोटी लगेंगी आपको। हो गया सर क्लासेस, ठीक है जितेंद्र, टाइम हो गया, टाइम की बड़ी चिंता है। कल की जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम 23.5 डिग्री है, एक 70 डिग्री जो जैसे में से निकलती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में कल हम मरसल शुरू करेंगे, शुरू की आपकी 5-7-10 मिनट की क्लास अपनी रहेगी किसकी, इसकी, और उसके बाद में मरसल है, ठीक है। चलिए, है टेस्ट, टेस्ट ये टॉपिक होगा संडे को है ना, इस बार देखता हूँ मैं क्वेश्चन नहीं देता हूँ, या तो सबको बोलूंगा कि ठीक है। हाँ, लेवल का देना, लेवल का दे देंगे बस। अब आइए, तो मैंने हिलाया सर इसको, सेल को ध्यान रखा करो भाई।